आज हम सेट के बारे में, ठीक है। देखो, किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो बेटा सेट के बारे में सबसे पहले हमें बताया था, एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कांटर, ठीक है बेटा। ये जर्मन के मैथमेटिशियन थे। जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे तब इन्होंने बातों बातों में पता लगा लिया इसके बारे में, द थ्योरी ऑफ सेट के बारे में। द थ्योरी ऑफ सेट के बारे में उन्होंने हमें बताया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आज इसी थ्योरी ऑफ सेट का उपयोग हम हमारी मैथ की लगभग हर एक ब्रांच में करते हैं, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, सीक्वेंस हो, और भी बहुत सारे ब्रांचेस में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे हम बात करते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस की, ठीक है। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, सेट की डेफिनेशन समझने से पहले हम सेट का मतलब जान लेते हैं कि सेट को क्या कहते हैं, ये काम कहाँ आता है। देखो, हमारी डेली लाइफ में भी हम अनेकों तरह के सेट्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट की टीम हो गई, कोई लोगों की भीड़ हो गई, और ताश की गड्डी हो गई, ठीक है, तो एक सेट है। हम मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे सेट्स का यूज करते हैं, बचपन से भी हम करते आए हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ, मुझे एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन बना के दो, मुझे होल नंबर का कलेक्शन या सेट बना के दो, तो सेट एक्चुअली में चीज़ों का कलेक्शन है। बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ें हैं, जो सेट है हमारा, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें इस वर्ड को बहुत समझना अच्छे से ज़रूरी है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा। इस वेल डिफाइंड को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे बेटे क्वेश्चन पूछता हूँ, और क्वेश्चन है, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक कलेक्शन या सेट बना के दीजिए, और वो कलेक्शन किसका होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है जो 10 से छोटी हो। तो आप मुझे इसका आंसर बनाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसमें 11 को या 10 को नहीं रख सकते, क्योंकि हमने जिनकी बात की है वो सारे के सारे 10 से छोटे हैं। बात समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल की बात करते हैं। इसी को थोड़ा सा और एम्फसाइज करके हम लिखते हैं कि और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसका कलेक्शन आप मुझे आंसर में क्या बताएंगे? आप बोलेंगे नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, बट 1 ओड है तो उसको हम रख सकते हैं। 2 को नहीं रख सकते हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपके सामने कंडीशन रख दी कि नंबर कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। एक और कंडीशन मैंने आपको बताई है कि वो लेस देन 10 होना चाहिए, यानी कि 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नंबर रख सकते हैं 1 3 5 7 एंड 9। आप यहाँ पे 2 नहीं रख सकते, आप यहाँ पे 4 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते, साथ ही साथ आप यहाँ पे 10 भी नहीं रख सकते, 15 नहीं रख सकते, क्योंकि 15 और तो है बट वो 10 से छोटा नहीं है। एक और एग्जांपल भी बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे बताओ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब प्राइम फैक्टर्स बचपन में सीखे होंगे आपने निकालना, तो 210 के प्राइम फैक्टर्स का कलेक्शन बना के मुझे दो, सेट बना के मुझे दो, तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको अच्छे से आता भी होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर किसका डिवाइड जाएगा? 2 का। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 105। देन किसका डिवाइड जाएगा? 3 का। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 3 is 9, 3 5 is 15। अब किसका डिवाइड जाएगा? 5 का। देन किसका? 7 का। फिलहाल हमारा उद्देश्य प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना नहीं है। फिलहाल हमारा उद्देश्य है कि हमें एक सेट चाहिए, और वो सेट किसका होना चाहिए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 200, यानी कि
210 के प्राइम फैक्टर का हमें सेट चाहिए। तो 210 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं बेटा? 2, 3, 5, 7। तो इसका आंसर आप बताएंगे सर, इसका आंसर हो गया 2, 3, 5 एंड 7। तो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ बेटा मुझे इसके रूट्स बताओ, रूट्स का सेट बना के दिखाओ। तो सबसे पहले इसके रूट्स पता करते हैं। 10th क्लास में हमने इस इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखा ही था, इसमें से एक तरीका था प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के इसके फिलहाल हमारा उद्देश्य प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना नहीं है, फिलहाल हमारा उद्देश्य है कलेक्शन या सेट के बारे में समझना। जब प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके सेट आप, इसके रूट आप कैसे पता करेंगे? x² - 5x + 6 = 0। इस बीच वाले के दो पार्ट्स करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के इक्वल आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन वापस से -5x बन जाए। तो इसके दो टुकड़े कौन कौन से होंगे? एक तो -2x और एक -3x। साथ में कौन है? x² + 6 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x, यहाँ पे हो जाएगा x - 2। इन दोनों में -3 कॉमन है तो अंदर बचेगा x - 2 = 0। अब यहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, यहाँ पे x के दो सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 3। ठीक है, इतना हमने बचपन में सीखा है 10th क्लास में। अब आप 1 साल बड़े हो गए हो तो नई चीजें सीखो। मैं कहता हूं इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का सेट बनाओ। तो सेट हो गया 2, 3। दूसरी बात, आप इस सेट में किसी और ऑब्जेक्ट को नहीं डाल सकते। या मैं किसी और बच्चे को कहता हूं कि बेटा इस इक्वेशन का मुझे सेट बनाकर दिखाओ, इसके सॉल्यूशन का सेट बना करके दिखाओ, तो वो भी यही बनाएगा। वो उसमें 5 को नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं वो। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। समझ में आया वेल डिफाइंड का मतलब? अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप वेल डिफाइंड को अच्छे से समझ गए तब आप सेट की परिभाषा को ढंग से समझ पाएंगे। जैसे अभी तक आपने एग्जाम्पल किए, हमने एक एग्जाम्पल, उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो सीखा था वो क्या था? मैंने आपसे बोला कि बेटा ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इसका सेट बनाओ। तो आप क्या बनाएंगे? सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ओड होने चाहिए। तो ओड में हमारा 1 शामिल है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। अब मैं किसी और बच्चे को अगर इसका सेट बनाने के लिए कहूंगा तो वो भी यही सेट बनाएगा। मैं किसी तीसरे बच्चे को बोलूंगा तो वो भी यही सेट बनाएगा। इसके अलावा दूसरा सेट बना नहीं सकता इसका, क्योंकि कंडीशन हमने अप्लाई कर रखी है यहाँ पे। अगर आप इस कंडीशन से बाहर निकल के कोई भी नंबर अपनी मन मर्जी से यहाँ रखते हो तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि मुझे आप विश्व के 5 सबसे विख्यात मैथमेटिशियन के बारे में बताइए और सबसे बेस्ट मैथमेटिशियंस के बारे में बताइए। तो मैं कहता हूं, आपको कहता हूं कि 5 ऐसे लोगों का सेट बनाओ जो सबसे बेस्ट मैथमेटिशियंस हैं, और एक आपको कहता हूं, हो सकता है आप दोनों की सोच में डिफरेंस हो जिससे आप दोनों के सेट अलग अलग बने। दैट मीन्स वो दोनों के दोनों सेट वेल डिफाइंड नहीं है। आप दोनों की सोच में अंतर हो सकता है, आपकी सोच में कोई और प्रसिद्ध होगा, कोई बेस्ट होगा, आपकी सोच में कोई और बेस्ट होगा। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसका मतलब जो हमारा सेट होता है बेटा वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, तभी हम उसे सेट कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मुझे भारत की नदियों का एक सेट बना के दो, एक लिस्ट बना के दो, एक कलेक्शन बना के दो। तो आप क्या करेंगे? उसमें गंगा को लिखेंगे, यमुना को लिखेंगे, कावेरी को लिखेंगे, कृष्णा को लिखेंगे, जो भी भारत की नदियां हैं उनके नाम आप लिख देंगे। आप उसमें नील नदी या अमेजोन नदी के बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है, आप उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि ये इस कलेक्शन में शामिल नहीं होगी, जबकि गंगा इस कलेक्शन में शामिल होगी। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका यूज हम मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं और करेंगे आगे की टर्म्स में।
मैं लिख देता हूँ a few more examples of set। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बेटा मुझे नेचुरल नंबर का सेट बताओ, ये मैथमेटिक्स में यूज होने वाले कुछ सेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर सेट, दूसरा एक सेट हो गया जैसे होल नंबर्स का, एक हो गया इंटीजर नंबर का, रियल नंबर का, और रैशनल नंबर का सेट होता है। इन्हें हम सेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। मैं किसी बच्चे को बोलूंगा कि बेटा इंटीजर नंबर का सेट बनाओ, मैं आपको बोलूंगा इंटीजर नंबर का सेट बनाओ, मैं आपको बोलूंगा इंटीजर नंबर का सेट बनाओ, तो आप दोनों के सेट बिल्कुल सेम होंगे। दैट मीन्स वेल डिफाइंड होंगे। इसीलिए ये मैथ के कुछ सेट हैं, इनका यूज हम मैथ में आगे करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारी डेफिनेशन ऑफ सेट क्या निकल के आती है, हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट, समुच्चय की परिभाषा। क्या होता है सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सेट के बारे में बात करते हैं। जो सेट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड, और भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब सेट हो गया। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे नेचुरल नंबर का सेट बताओ, तो आप उसको किससे डिनोट करेंगे? एन। होल नंबर का सेट बताओ तो उसको आप किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से। इंटीजर का सेट बताओ तो उसको आप किससे डिनोट करेंगे? जेड से। कई आई से भी डिनोट कर देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जेड कहाँ से आया, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे जब हम इंटीजर के बारे में सीखेंगे तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ बेटा रियल नंबर का सेट क्या होगा, तो आप उसको आर से डिनोट कर दीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा रैशनल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा मेन बात जो यहाँ पे आती है वो ये है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो भी, जैसे मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो आपने सेट बनाया, वो सेट था 1 2 3 4। हमने इस सेट के अंदर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में इसके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। दूसरा नाम ऑब्जेक्ट, तीसरा नाम मेंबर्स। तो सेट के लिए ये तीनों के तीनों वर्ड्स एक्चुअली में सिनोनिमस टर्म्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे करते हैं। तो बेटा आगे बात करते हैं। आगे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे नेचुरल नंबर का एक सेट बना के बताओ, तो आप उसमें 1 से लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो 1 2 3 और भी आगे काफी सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये इस सेट के, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। दूसरा आप इन्हें एलिमेंट्स कह सकते हो, तीसरा आप इन्हें ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, इन एलिमेंट्स को हम इन ब्रेसेस के अंदर, ब्रेसेस यानी मिडिल ब्रैकेट, हिंदी में इसे मंझला कोष्टक भी कहते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर आप इन्हें रिप्रेजेंट करते हो। आप सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें पता है ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे इस नेचुरल नंबर के सेट के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 इज अ मेंबर ऑफ n, 1 belongs to n, 1 is an element of n। इसको मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक
ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल का यूज करते हैं जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है जिसे एप्सिलॉन कहा जाता है। इस एप्सिलॉन को हम क्या पढ़ेंगे, इज अ मेंबर ऑफ, इसका मतलब वन इज अ मेंबर ऑफ एन। तो इस एप्सिलॉन को आप क्या पढ़ेंगे, वन इज अ मेंबर ऑफ एन, वन बिलोंग्स टू एन, वन इज एन एलिमेंट ऑफ एन। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर वन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या जीरो इस सेट का मेंबर है, आप बोलेंगे नहीं। तो जीरो अगर इस सेट का मेंबर नहीं है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, जीरो इज नॉट अ मेंबर ऑफ एन। इसका मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, या डज नॉट बिलोंग टू, जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन, या जीरो इज नॉट अ मेंबर ऑफ एन। एक और बोल सकते हैं, जीरो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन की। तो बेटा सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। नंबर एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, नंबर टू सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। दूसरा, एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। तीसरा, उनको एक ब्रेसेस के अंदर बंद किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं आपसे कहता हूं द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो बेटा इस एग्जाम्पल को आप रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर का सेट है, आप n लिखेंगे, ब्रेसेस बनाएंगे और 7 से छोटे ओड नंबर जो नेचुरल है उनको इसमें नोट करेंगे। तो कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है। यही जो है इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम बात को समझते हैं कि बेटा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट बना, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी बेटा, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो आपको पता है 7 से छोटे जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। क्लियर? यहाँ पे ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों ये क्या कहलाते हैं, ब्रेसेस। इन्हें हिंदी में मंजिला कोष्टक भी कहते हैं। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा एक सेट है और उस सेट का नाम V है, उसके अंदर A E I O U ये कुछ एलिमेंट्स हैं। आप इस सेट को देखकर क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी इस सेट के बाहर वाले किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो हम लिखेंगे इसको B इज इक्वल टू, हम इनको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, X such that X is a vowel of English alphabet। यहाँ पर जो ब्रेसेस हैं इनका मतलब होता है, जो ब्रेसेस हैं इनका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल x। आपने यहाँ पे x माना है, आप जरूर नहीं x ही माने, a से लेकर z तक कुछ भी आप मान सकते हैं। ये हमने पहले भी सीखा था कि किसी भी सेट के
जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। क्लियर है, तो हमने इसको स्मॉल लेटर मान लिया। तो जो ब्रेसेस हैं बेटा ये स्टैंड करता है द सेट ऑफ ऑल एक्स के लिए। यहाँ पे जो कॉलन दिख रहा है आपको, ये जो कॉलन है, कॉलन ये इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है बेटा। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, V is the set of all x such that x is a vowel of English alphabet। जो V है वो सभी x का समुच्चय है जहां x इंग्लिश अल्फाबेट का एक स्वर है। क्लियर है बेटा, और आगे देखते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूं A is a set of all x where x is a positive integer and x is greater than equal to and less than equal to 10। तो ये तो हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, ए। तो आप मुझे बताइए, x पॉजिटिव इंटीजर है जहां पे x की जो वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से बड़ी और साथ ही साथ 10 के इक्वल तथा 10 से छोटी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे हमारे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये वाली जो फॉर्म है ये हमारी होगी रोस्टर फॉर्म, और ये वाली जो है ये हमारी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा अब आपके बुक के एग्जांपल नंबर 1 और 2 की बात करते हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 1 कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो सेट है वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो करते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पता करते हैं इस इक्वेशन के। तो हमें गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना आपने 10th क्लास में सीखा ही था। इसको सोल्व कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक तो माइनस 2 और एक प्लस 1। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी सॉल्यूशन सेट की, उसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी बेटा माइनस 2 एंड 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास राइट द सेट वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। आपके सामने ये जो फॉर्म लिखी हुई कैसी फॉर्म है बेटा, ये सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो आप मुझे बताइए, x पॉजिटिव इंटीजर है, जो x स्क्वायर है उसकी वैल्यू 40 से कम है। तो आप जानते हैं जो 1 का स्क्वायर होता है वो तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ये सारे स्क्वायर्स आप जानते होंगे, बट आप यहाँ पे जो भी स्क्वायर होगा वो 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कितने नंबर ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 6 तक। तो आपके रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन होंगे यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि आपको पता है आप 1 2 3 4 5 6 इन सभी के जो स्क्वायर्स हैं वो 40 से छोटे होते हैं, बट जैसे ही आप 7 लोगे वो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 7 नहीं लेना। तो हमारे जो एलिमेंट्स हो गए वो ये हो गए। अब इनकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं।
आप यहाँ तक नोट कीजिए। तो बेटा बात करते हैं अब एग्जाम्पल 3 और 4 की। तो एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं हम पहले। एग्जाम्पल 3 हमसे कह रहा है राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये सेट दिया गया है, इस सेट को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कैसी फॉर्म है आपके सामने? ये जो क्वेश्चन ने हमें दी है ये है रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा हमें दिया गया है 1 4 9 16 25। क्लियर है? अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इनके अंदर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इन सब एलिमेंट्स के अंदर वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे x वेयर x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इतना आपको पता ही है। और वो पता क्या है? ये सारे के सारे नंबर्स एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या होगा? इसको हम चाहें तो और शॉर्टकट में लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। कैसे? x is the a is the set of all x where x is equal to n square, और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। क्वेश्चन क्या है? राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में है, इसे भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। अब इनके अंदर वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/6, 5/6, सॉरी 4/5, 5/6, 6/7। तो आप देखो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक छोटा है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक छोटा है। यानी अगर ऊपर वाला n है तो नीचे वाला n+1 है। समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला अगर 2 है तो नीचे वाला 2+1 है। क्लियर? बस इसी को आप लिख दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी आपकी, इसको हम क्या मान लेते हैं? x वेयर x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर, अब आपको पता है हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू n, एंड जो n है वो 1 के इक्वल और 1 से बड़ा है। दूसरा वो 6 से छोटा बट 6 के इक्वल है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 के बारे में। बेटा एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है इधर जो सेट लिखे हुए हैं इनको मैच करना है इधर वाले सेट से। ठीक है? जिसमें पहला है PRINCAN, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ये। ठीक है? ये वर्ड्स, ये कुछ लेटर्स हैं। अब देखते हैं, पहले की बात करते हैं, क्या ये इससे मैच होगा? तो कह रहा है this is a set of all x where x is a positive integer। क्या ये इंटीजर है? नहीं। यहाँ पर भी इंटीजर है, क्या इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। दिस इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर p है, उसमें भी p है, RINCAL सारी चीजें यहाँ पर है, बल्कि यहाँ पर दो चीजें रिपीट ही हो रही है। क्लियर? तो ये मैच होगा डी से। अब बात करते हैं जीरो की। अब जीरो कहाँ शामिल हो सकता है? देखो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है? नहीं। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो जीरो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आगे बात करते हैं, तो जीरो क्या है? जीरो x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर x स्क्वायर माइनस 9 इस x की वैल्यू 0 रखने पर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, दैट मींस दिस इज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। तो रखते हैं x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या माइनस 9 0 के इक्वल होता है? कतई नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ
0 रख करके देखो, आपने यहाँ रखा 0 + 1, सो यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ रखने पर काम बन गया, तो ये हो जाएगा C के साथ। अब आते हैं थर्ड पे, 1 2 3 6 9 18, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो है, एंड x इज अ डिवीजर ऑफ 18, जो ये सारी की सारी वैल्यू है, क्या इनका डिवाइड जाता है 18 में? भाई 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, 18 से तो 18 होता ही होता है। दैट मींस दिस फॉलो दिस। आगे बढ़ते हैं, 3 and -3 बच गया, जो इसका लिंक फिर हम चेक कर लेते हैं, x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जरा चेक करते हैं, x² - 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, देन x विल बी क्या होगा +-3। क्लियर है बात? दैट मींस क्लियर है, बात समझ आई? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब 1.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है?